देवर कमाऊ पूत था। देवर की बीवी भी उसकी हर रात तारीफें करती, मगर रात होती तो वो हिजाब पहन लेती। वजह पूछती तो कहती भाभी किसी दिन देवर से खुद पूछ के। एक रात देवर की बीवी को कमरे में बुलाया, उसका हिजाब खींचकर उतारा और खुद पहनकर देवर के कमरे में चली गई। मेरे होश उड़ गए उस रात। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैंने जिंदगी में बहुत इंतजार किया था अपने देवर के घर आने का, और मैं इंतजार करती भी क्यों ना। मैंने देवर को माँ बनकर पाला था और अपने देवर को बहुत चाहती थी। उसने भी मुझे भाभी नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझा था। आज देवर ने 5 साल के बाद घर आना था। ये 5 साल वो दुबई में रहकर आया था। मैं अपने देवर के इंतजार की वजह से सोई भी नहीं थी। हालांकि रात का 1 बज रहा था। मैं अपने देवर का इंतजार शिद्दत से कर रही थी क्योंकि आज उसने घर आना था। जैसे ही मैंने अपने देवर के लिए दरवाजा खोला तो सामने मेरे देवर के साथ एक और औरत भी खड़ी थी। मेरी नजर सीधा उसी औरत पर गई थी। देवर ने मुझे सलाम किया तो मैंने प्यार से उसे गले लगा लिया। उसका बैग पकड़ा और उसे अंदर आने को कहा, लेकिन मेरी नजर मुसलसल उसी औरत पर थी। मैं पहले तो यही समझी थी कि औरत बाहर खड़ी है, मगर वो तो मेरे देवर के साथ घर के अंदर भी आ गई थी। उसके चेहरे पर एक काला नकाब था। सिर्फ उसकी 2 आंखें नजर आ रही थी जिसमें से वो टुकर टुकर मुझे देख रही थी। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि ये आपकी देवरानी है। मैंने तो अभी पूछा भी नहीं था कि ये कौन है कि देवर ने उससे पहले ही मेरी देवरानी का दर्जा दे दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कह रहे हो? ये मेरी देवरानी कैसे हो सकती है? क्या तुमने इससे शादी कर ली है? ये सुनकर मेरा देवर हंस पड़ा और कहने लगा, जाहिर है भाभी, मैंने इस लड़की से शादी की है, इसीलिए तो उसे आपकी देवरानी कह रहा हूँ। आज से आप दोनों ने मिलकर बहनों की तरह रहना है। आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। बेफिक्र रहें, ये आपका ख्याल रखेगी और आपकी खिदमत भी करेगी। आपने भी इसका ख्याल रखना है। मैंने अपने देवर की तरफ देखा जिसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपने देवर से कहा, तुमने हमसे पूछे बगैर शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, हाँ भाभी, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई और मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे कॉल करके इस बारे में पहले बता देते तो मैं तुम्हारा कमरा सेट कर देती। मैंने तो तुम्हारे कमरे में सिर्फ एक ही शख्स की जगह बनाई है। अब तुम अकेले ही आराम कर सकते हो। अब तुम्हारी बीवी कहाँ रहेगी? ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, भाभी आप इस बात की फिक्र मत करें। मियाँ बीवी एक झोंपड़ी में भी रह सकते हैं। उन्हें एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें तो आरजी हैं। ये सब दुनियावी चीजें हैं। असल चीज तो इंसान के दरमियान का रिश्ता होता है, और वो माशाल्लाह हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है। आप दुआ करें कि ये रिश्ता यूं ही मजबूत रहे। मेरे देवर ने ये बात कही तो मैं चुप हो गई। मैंने महसूस किया था कि अभी तक मेरे देवर ने ये बातें खुद ही की थी। उसकी बीवी ने तो मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला था, और ये बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने देवर की बीवी को सलाम किया तो वो सर झुकाकर देवर के साथ इस कमरे की तरफ चल पड़ी। मुझे हैरत हुई थी कि मैंने उस लड़की को सलाम किया, उसने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। मैंने देवर की तरफ शिकवा कुना नजरों से देखा तो कहने लगा, भाभी आप फिक्र मत करें, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ घुल मिल जाएगी। असल में ये बहुत शर्मीली है। माँ बाप के घर से आना और फिर यहाँ आकर सेट होना, हमारे साथ घुलना मिलना, इसके लिए इतनी आसान बात नहीं है। बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए अभी हमें इसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे पास आई है। इसलिए आप इसका ख्याल रखना। ये सुनकर मैंने देवर से कहा कि मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम भी उसे समझा देना कि मेरे साथ बातचीत करे। मैं तो इतना अरसा घर में रहकर तंग आ गई हूँ। मुझे बहुत इंतजार था कि तुम आओगे और मैं तुमसे बातचीत करूंगी। फिर मैंने अपने देवर की बीवी को दिल से कबूल कर लिया और उसे अपनी देवरानी मान लिया। रात भर में अपने देवर की शादी के बारे में सोचती रही कि उसने मुझे और अपने भाई को बिना बताए शादी कर ली। आखिर इसकी क्या मजबूरी होगी। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह मैं उठी तो मेरे देवर के कमरे का दरवाजा अभी तक बंद था। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे देवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं किचन में आकर नाश्ता तैयार करने लगी तो 2 मिनट के बाद कमरे का दरवाजा खुला। मेरे देवर की बीवी उसी उंगलियों में कमरे से बाहर आई। उस पर नजर पड़ते ही मैं गहरी सोच में गुम हो गई। फिर सोचा शायद थकी हुई होगी और इसी कपड़ों में सो गई होगी। रात को कपड़े तब्दील किए बिना सो जाना कोई हैरत की बात नहीं थी, मगर अब मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी कि ये तो घर का माहौल है। फिर घर के माहौल में देवर की बीवी इस कदर खुद को क्यों ढांप के रखा हुआ है? और फिर मैं तो उसकी भाभी थी। मेरा उसके साथ कोई गैर महरम रिश्ता भी नहीं था। फिर भी मेरे देवर की बीवी ने अपना चेहरा यूं ढांप रखा था जैसे उसके आगे कोई मर्द खड़ा हुआ हो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। मैंने बड़ी होने के बावजूद अपनी देवरानी को सलाम किया तो उसने मुझे सलाम का जवाब दिया, मगर फिर फौरन खामोश हो गई और पानी का गिलास लेकर अंदर कमरे में चली गई। मुझे उनकी इस हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था कि ठीक है कि वो पर्दा करती है, मगर इतना भी क्या पर्दा कि अपना चेहरा अपनी भाभी से भी छुपा लिया। ये देखकर मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं चुप करके वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे बस अपने देवर के उठने का इंतजार था।
थोड़ी देर के बाद मेरा देवर अपने कमरे से बाहर आया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत चुप चुप रहती है। ये सुनकर उसने अपनी बीवी को आवाज दी और मेरे सामने उससे बातें शुरू कर दी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि वो अपने शौहर के साथ तो खूब हंस कर बातें कर रही थी। ये देखकर मेरे देवर ने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ जैसी है। इसने मुझे पैदा नहीं किया मगर पाला जरूर है, इसलिए तुम इनके साथ बातें किया करो, इनकी खिदमत किया करो, इनसे डरो मत। ये कोई अजनबी नहीं है, अब यही तुम्हारा घर है, इसीलिए तुम भाभी को आराम करने दो और घर के काम खुद किया करो। मैंने अपने देवर से कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसने खुद कहा था। मगर मैं ये सुनकर शर्मिंदा हो गई और अपने दिल में सोचने लगी कि ये बेचारी क्या सोचती होगी कि मैंने इसे आते ही घर के कामों पर लगा दिया है। इसीलिए मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे घर के कामकाज की टेंशन नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी मुझसे बातें करे। उस दिन के बाद देवर की बीवी अपना ज्यादातर वक्त कमरे से बाहर गुजारने लगी, मगर अब भी वो नकाब में ही रहती और उस नकाब को अपने चेहरे से नहीं उतारा था। इस घर में मेरे शौहर और मैं ही रहते थे। न जाने ये लड़की किससे पर्दा करती थी या चेहरा छुपाने के पीछे क्या राज था। मुझको लग रहा था शायद इसके चेहरे में कोई नुक्स होगा, तभी चेहरा छुपा कर रखती है। मुझे दिल ही दिल में अफसोस हुआ कि पता नहीं देवर को कैसी लड़की मिल गई है। रोज बरोज मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। मैं देवर की बीवी का चेहरा देखना चाहती थी, मगर मेरे देवर की बीवी अब भी मेरे हर सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ में ही जवाब देती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उसके साथ खुद ही जान पहचान बनाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन दोनों ने छुपकर शादी क्यों की थी और अब खुद को खुफिया क्यों रख रहे थे। इसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी, वरना बाकी सारी दुनिया तो सबके सामने शादी करती है और इस खुशी के मौके पर तकरीबन हर शख्स को बुलाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने देवर की बीवी से बातचीत किस तरह से करूं, क्योंकि मैं जब भी सलाम करती या उनसे कोई भी बात करती तो वो बस मुझे उसका मुख्तसर से जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती। मगर उसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। शौहर की भी खूब खिदमत करती थी। मेरा शौहर कुछ दिनों से घर से बाहर एक जरूरी काम से गया हुआ था। वो वापस आया तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारा भाई दुबई से छुट्टी लेकर आया है और अपने साथ एक अदद बीवी भी ले आया है। शौहर भी हक्का बक्का रह गया, यानी उसने हम दोनों से छुपकर शादी कर ली थी। मैंने हूँ हाँ कहे सर हिला दिया। तुम्हारे भाई के साथ उसकी बीवी को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि उस देवर को मैं उसकी सगी माँ से ज्यादा पाला था, मगर ये दुबई जाकर मुझे भूल गया, वहां अकेले अकेले शादी कर ली और भाई भाभी को पता तक भी नहीं। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो ऐसा नहीं है, वो हमें जरूर बताता। ये सुनकर मैं अपने शौहर से रूठ गई और कहा कि वो तुम्हारा भाई है तो तुम उसकी साइड लोगे, मगर मैंने उसे माँ बनकर पाला है। मुझे उसकी शादी का बहुत अरमान था। मैं खुद उसके लिए लड़की तलाश करना चाहती थी, मगर उसने तो दुबई में अकेले अकेले शादी कर ली, हमें पूछा तक नहीं। मेरे अंदर रवायती औरतों वाली जलन होने लगी, क्योंकि मैं अपनी चौधराहट कायम रखना चाहती थी। जिस लड़के को हमने माँ बाप बनकर पाला उसने हमें अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। ये सुनकर मेरा शौहर चुप हो गया। यकीनन उसे भी इस बात से दुख हो रहा होगा, मगर उसने ये बात मुझ पर जाहिर नहीं होने दी। मैं देवर और उसकी बीवी के लिए चाय बना रही थी, तभी मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी सास देवर को जन्म देने वाली थी। मेरी माँ प्रेग्नेंट है, ऐसा मेरे शौहर ने उस वक्त कहा जब हमारी सुहाग रात थी। उस वक्त सोने के लिए अपने जेवर उतार रही थी, जबकि मेरे शौहर के हाथ में मेरी एक सोने की बाली भी थी। क्या कहा? मैंने ये बात अच्छी तरह सुन ली थी, मगर मैंने सोचा कि शायद मुझे ये बात सुनने में गलती हो गई हो, इसीलिए मैंने उससे ये बात दोबारा पूछ ली। मेरे शौहर के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, बेचारा किस मुंह से बताता। मैंने बात दोबारा पूछी तो वो शर्माते हुए कहने लगा, मेरी माँ प्रेग्नेंट है, इसीलिए मेरी माँ का ख्याल रखना। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। हम दोनों मियाँ बीवी गैर थे, मगर 1 साल पहले हमारा रिश्ता हुआ था। उस वक्त मेरी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं हुआ था, इसीलिए मेरे अब्बू ने ये रिश्ता कबूल कर लिया, मगर मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि मैं इन दोनों का फिलहाल निकाह कर देता हूँ, शादी तब करेंगे जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी। यूँ अब्बू ने सादगी के साथ हमारा निकाह कर दिया, मगर निकाह के 1 महीने बाद हमारे घर आए और शादी जल्दी की फरमाइश कर दी और अब्बू ने ये फरमाइश मान भी ली। मगर जब अम्मी और मुझे ये बात पता चली तो हम दोनों ने सर पर आसमान उठा लिया, क्योंकि ये हमारी फरमाइश थी कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी और फिर दूसरी बेटी की, मगर अब्बू हाँ कह चुके थे, इसीलिए हमारी किसी ने ना सुनी और मैं ससुराल आ गई। मैं दिल ही दिल में अपने ससुराल वालों से खफा थी कि न जाने कैसी आफत आ पड़ी थी कि निकाह के अगले महीने ही शादी की जल्दी मचा दी। अब मैंने अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं रोऊं या हंसूं। बात ही ऐसी थी, जो भी सुनता मुंह में उंगलियां दबा लेता। मुझे चुप देखकर मेरा शौहर कहने लगा, दरअसल मेरी अम्मी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए हमें ये शादी जल्दी करना पड़ी, क्योंकि अम्मी की तबीयत आए रोज खराब रहने लगी थी। घर में सिर्फ मैं और अब्बू ही होते थे, ऐसे में अम्मी के साथ एक औरत का होना जरूरी था।
اسی لیے ابو نے تمہارے باپ سے بات کی اور وہ جلدی شادی کے لیے مان گئے۔ یوں سمجھ لو کہ ہمیں تمہیں امی کے لیے جلدی بیاہ کر لے کر آنا پڑا۔ یہ سن کر میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ مجھے ہنسی بھی آئی اور ٹینشن بھی ہوئی، کیونکہ نئی مصیبت جو گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر شادی کے لیے منوا لیا تھا کہ شوہر کے ساتھ سکون سے رہوں گی، مگر یہاں تو مجھے پریگننٹ ساس کی خدمت کے لیے لایا گیا تھا۔ یعنی اب تو مجھے ساس کی ڈیلیوری تک پریگننٹ ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم چلی گئی، جبکہ میرا شوہر اپنی ماں کی خیریت پوچھنے چلا گیا۔ صبح میں دیر سے اٹھنا چاہ رہی تھی، مگر میرے شوہر نے جلدی اٹھا دیا اور کہنے لگا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تم ناشتہ بنا لو۔ میں نئی نویلی دلہن صبح اٹھ کر کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب میری بوڑھی ساس بستر پر آرام کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس عمر میں نیا امیدوار دنیا میں لانے والی تھی۔ پورے 9 مہینے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ میری ساس 50 سال کی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ اس عمر میں بچہ پیدا نہیں کر پائے گی، مگر اس نے میرے دیور کو جنم دے کر مجھے حیران کر دیا، جبکہ باقی سب کو خوش کر دیا۔ میرا سسر خوش تھا، اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میرا شوہر خوش تھا کیونکہ اب تک وہ اکلوتا تھا، مگر اب اس کا بھائی اس دنیا میں آ چکا تھا، جبکہ میں شرمندہ تھی۔ میں یہ خوشخبری کسی کو نہ سنا سکی کہ میری ساس نے میرے دیور کو جنم دیا ہے۔ میرا دیور بہت کمزور تھا، اسی لیے 5 سال تک میری ساس اسے بستر میں لے کر بیٹھی رہتی تھی اور مجھے کام کرنا پڑتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میرا دیور بڑا ہوا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج میرا وہی دیور دبئی سے ایک لڑکی بیاہ کر لے آیا۔ میں صبح سے یہی سوچے جا رہی تھی کہ جس دیور کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا، اس نے مجھ سے شادی کی بات تک نہ کی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میرا دیور بڑا ہوا تو میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس کے مرنے کے 1 سال بعد میرے سسر بھی فوت ہو گئے۔ میرا شوہر عمر میں بڑا تھا، اسی لیے اس نے خود کو سنبھال لیا، مگر میرا دیور ابھی چھوٹا تھا، اسی لیے اپنے والدین کو یاد کر کر کے بہت روتا تھا۔ اس کا بھائی گھر سے باہر ہوتا تھا، اسی لیے میں اسے سینے سے لگا لیتی تھی، وہ بھی میرے گلے لگتے ہی رو پڑتا تھا۔ کئی سالوں تک اسے یہی دکھ رلا دیتا تھا، مگر تبھی اس نے دبئی جیسے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ بھی کم عمر تھا، مگر اس نے کہا کہ میں دبئی جا کر کماؤں گا اور آپ کو پیسے بھیجوں گا۔ مگر آج وہ بہت سارے پیسے کما کر لایا تھا، مگر اپنے ساتھ ایک نقاب پوش بیوی بھی لایا تھا، اور اس بات نے ہمیں حیرت میں ڈال رکھا تھا کہ آخر اس لڑکی کے چہرے میں کیا عیب ہو سکتا ہے جو وہ ہر وقت چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ آخر ایک دن میں نے اسے اپنی خدمت کے لیے کمرے میں بلایا۔ وہ گلابی سوٹ پہنے دکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پتلی اور لمبی تھی، لیکن اس نے چہرہ بدستور ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے بہانے سے اس کے چہرے سے حجاب کھینچ لیا۔ وہ گھبرا گئی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے دیور کی بیوی بڑی خوبصورت لڑکی نکلی۔ میں نے تو اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی، اس سے پوچھنے لگی، تم تو اتنی خوبصورت ہو، پھر تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہ سن کر میرے دیور کی بیوی کہنے لگی، دراصل یہاں میرے کچھ دشمن ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، میرے دیور کے ساتھ یہاں پاکستان میں کیا کر رہی ہو؟ تم جتنی خوبصورت ہو تمہیں دبئی میں کسی امیر شیخ سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا دیور بھی دبئی کے کسی شیخ سے کم نہیں ہے۔ یہ سن کر میں ہنس دی اور اس سے کہا، کیا تمہیں میرا دیور پسند ہے؟ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پیار میں ڈوب کر کہا، سچ میں بہت پسند ہے۔ میں اپنے دیور کو بہت معمولی سا لڑکا سمجھتی تھی، مگر اتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی دیوانی تھی کہ دبئی جیسے شہر کو چھوڑ کر یہاں آ گئی اور اب اپنے شوہر کی خاطر سارے سسرال والوں کی خدمتیں کر رہی تھی۔ اس بات نے مجھے تجسس میں ڈال دیا، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ ایسا بھی کیا خاص ہے میرے دیور میں؟ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی، میں آپ کو ساری کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگی، میرا باپ دبئی شہر میں سونے کا کاروبار کرتا تھا، ہم بہت امیر تھے، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ماں کے مرنے کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ چونکہ میرا باپ دبئی کا بہت بڑا کاروباری تھا، اسی لیے اس کے ہزاروں دوست تھے اور اتنی ہی تعداد میں دشمن بھی، اسی لیے میرا باپ اپنے ساتھ 5 باڈی گارڈ لیے پھرتا تھا۔ لیکن آپ کے دیور نے سب کی چھٹی کر دی۔ دیور کی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اتنے بڑے کاروباری کی بیٹی ہمارے معمولی سے گھر میں کیوں رہ رہی تھی؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ میری حیرانگی دیکھی تو وہ کہنے لگی، آپ کا دیور میرے باپ کی کسی دکان میں کام کرتا تھا۔ میرے بابا جانے کی دبئی میں بہت ساری دکانیں تھیں، وہ دن میں ایک بار سب دکانوں پر جاتے تھے۔ ایک دن میرے بابا اپنی ایک دکان پر گئے تو ان کا ایک دشمن کنڈوں سے بھری گاڑی لے کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب میرے ابا دکان پر پہنچے تو ان کا دشمن بھی وہیں پر پہنچ گیا اور میرے بابا پر گولیاں چلا دی۔ آپ کے دیور نے میرے بابا کے دشمن کو ان پر گولی چلاتے دیکھ لیا۔ اس نے میرے بابا کو پکڑ کر نیچے گرا دیا، لیکن اس دوران ایک گولی آپ کے دیور کے بازو کو لگ گئی۔ اس کے بعد میرے بابا کے باڈی گارڈ اور آپ کے دیور نے ان دشمنوں پر فائرنگ شروع کر دی اور ان کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ تب میرے بابا آپ کے دیور کو گھر لے آئے، اس کا علاج کروایا اور اس کی تنخواہ ڈبل کر دی۔ میرے بابا اسی وقت آپ کے دیور کے قدردان ہو گئے تھے جس نے جان پر کھیل کر میرے بابا کو بچایا تھا۔
वो हमारे घर रोज रोज आने लगा। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं भी ये बात जानती थी कि उसने मेरे बाबा की जान बचाई थी, इसीलिए मैं उसकी दिल से कदर करती थी। मुझे बहुत पसंद आई। मेरे बाबा ने उसे कहा था कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, इसीलिए तुम्हें जो भी चीज पसंद हो वो मुझसे मांगने में शर्माना मत। उसे मैं पसंद आ गई थी, इसीलिए जब उसने डरते डरते ये बात मेरे बाबा से कही तो वो हंस पड़े और कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है, मगर मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम मुझसे जो भी कुछ मांगोगे मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरी बेटी का मामला है, इसीलिए मैं उससे पूछ कर बताऊंगा। ये कहकर मेरी देवरानी सांस लेने के लिए रुकी तो मैंने कहा, जल्दी से बताओ आगे क्या हुआ। तो वो हंस पड़ी और बोली, मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि वो लड़का हमारी तरह अमीर नहीं है, मगर वो बहुत बहादुर है, इसीलिए सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करेगा। वैसे भी मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार था, इसीलिए मैंने आपके देवर से शादी कर ली और उसने मुझसे शादी की पहली रात यही कहा कि हम कुछ दिन बाद पाकिस्तान जाएंगे और तुम मेरे घर वालों की इज्जत करना और खिदमत करना। वो मेरे बाबा का मोहसिन था, इसीलिए उसने जैसा कहा मैंने यहाँ आकर वैसा ही किया। देवर और उसकी बीवी की ये कहानी सुनकर मैं सोचने लगी कि ऐसे शौहर भी किस्मत वालों को मिलते हैं और ऐसी बीवियां भी किसी किसी शौहर के निकाह में आती हैं। कुछ दिन हमारे साथ रहने के बाद देवर और उसकी बीवी